बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल रात से जबकि पंडोरा पेपर्स इशू किए गए पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ की तरफ से, तो उसके बाद से एक टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक तूफान खड़ा किया हुआ है और बड़ा उस पर शोर शराबा है। कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल सीक्रेट्स हाई प्रोफाइल लोगों के, उन लोगों के जो कि बड़े असर रसूख वाले हैं, बड़े ओहदों पे रहे हैं, उनके सीक्रेट्स जो हैं वो डिस्क्लोज किए गए हैं और इसके ऊपर खासी लेदे हो रही है। बिल्कुल पहले भी पानामा के पेपर भी आ गए थे और पानामा पेपर में भी कुछ लोगों के नाम थे, उसमें किसी आर्मी ऑफिसर का नाम नहीं था। लेकिन अब जब ये पंडोरा पेपर्स इशू किए गए हैं तो इनमें तकरीबन 5 ऐसे लोग, जिनमें के 3 के ऊपर गालिबन डायरेक्ट, 2 या 3 के ऊपर डायरेक्ट है कि आपने या आपकी मिसेज ने कोई बाहर जायदाद ली या ऑफशोर कंपनी बनाई, और 2 या 3 के ऊपर ये है कि उनके रिलेटिव्स कोई हैं जिन्होंने किया। और वो लोग अब, वो भी और उनके अलावा हुकूमत के बाद मिनिस्टर्स के ऊपर भी इल्ज़ाम उनका भी बताया गया है कि उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं। तो हुकूमत के मिनिस्टर भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने ये डिक्लेयर की हुई है कंपनियां, उनकी मनी ट्रेल मौजूद है। और इसी तरह ये आर्मी ऑफिसर्स वगैरह ने भी कहा है। लेकिन इसमें को बहुत बड़ा बहरान बनता हुआ नज़र नहीं आता। कुछ ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़े डिस्क्लोजर्स नज़र आते हैं। लगता है कि इन पेपर्स के ऊपर, चूँकि बहुत ज़्यादा पेपर्स देखे गए हैं, ये कहा जाता है कि ये 11.9 मिलियन फाइल्स जो हैं उनको स्टडी किया गया। और अगर 11.9 मिलियन स्टडी की गई हैं और काफ़ी वक्त दिया होगा, तो लगता यही है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर्स मौजूद हैं। क्योंकि बाज़ जगहों पे बड़ी मेहनत की गई है कहीं रिश्तेदार से या किसी न किसी से लिंक बनाने का। वो चीज़ें जो है वो लोग चैलेंज करेंगे। लेकिन जो इल्ज़ाम तराशी का किस्सा है, जैसे मीडिया ट्रायल्स होते हैं, वो शुरू हो चुका है और बाज़ लोग उस पर बड़ा एहतजाज भी कर रहे हैं। हमने देखा था कि जब पानामा पेपर्स आए और उसमें चूंकि उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम था, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ब खुद मीडिया पे आके अपने चैनल्स पे उन्होंने तकारीर करने शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि हमारी जायदादें हैं, हम तस्लीम करते हैं और हमारे पास मनी ट्रेल है, सारे शवाहिद हैं, सारे सबूत हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं, अगर कोई अदालत में जाता है जाए। और फिर खुद ही उन्होंने अदालत से कहा था जी एक कमीशन बना दें, उसको ये दें, आप टर्म्स वगैरह जो हैं उसके लिए वजह करें, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि वो कैसे तहकीकात करेंगे। तो वो अदालत ने उस वक्त कहा जी हम नहीं कर सकते, और फिर वो किस्सा चलता रहा, जबकि एक प्रॉपर केस फिर बन गया और इमरान खान उसमें फिर मुद्दई थे। और इस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में एक GIT बना दी गई, जिसकी बुनियाद पे ये फैसला हुआ और उनके जो अमालनामा था वो सामने आया। और जब केस चला सुप्रीम कोर्ट में तो फिर शकूक व शुबहात और बढ़ गए, क्योंकि जो मनी ट्रेल का रोज़ चर्चा किया जाता था, वहाँ पे फैब्रिकेटेड जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराई गई जो पकड़ी गई, और फिर नाहल भी हुए झूठ बोलने पे। बाकी भी चीज़ें आप देख लीजिए कि उसके बाद मुकदमा वगैरह चला। लेकिन किसी को आप देखिए कि वो तकरीबन 350 के करीब नाम थे उसमें, पानामा पेपर्स में। लेकिन उनका बाद में किसी ने कुछ नहीं पूछा, उस पर कोई बात ना हुई। अब 700 से ज़्यादा नाम है, मिला के ये कोई 1000 नाम बन जाता है। इसके अलावा भी मुझे याद है कि रऊफ क्लासा साहब ने तकरीबन इसी तरह 2-2,500 या 3,000 के करीब उनके पास लिस्ट थी, फहरिस्त थी, जो कि दुबई में प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तानियों ने वहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं। तो उनमें अभी जो
नाम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिए वो कुल टोटल 4 या 5 आर्मी ऑफिसर्स का बनता है। 1000 नामों में से 4 या 5 आर्मी ऑफिसर। लेकिन जियो ग्रुप ने अपने अखबारात का सफ़ा सारा आर्मी के नाम पे ही भरा है, और इसी तरह उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में भी इसी तरह की खबरें चलवाईं, जिससे कि पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की गई। पहली चीज़ मैं ये वाज़ेह कर दूं कि अगर किसी ने अपनी रिटायरमेंट के बाद कोई प्रॉपर्टी बनाई है कहीं, तो उसका आर्मी से तो वास्ता नहीं है। हम आर्मी से वैसे ताल्लुक़ हमारा रहता है इस वजह से कि बासूरत तो उस सेटअप का हिस्सा रहे हैं। मैं 38 ईयर्स रहा हूँ उसमें, लेकिन कानूनी तौर पे अब मैं सिविल कानून के मातहत हूँ, और सिविल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल हक रखती हैं कि मुझसे मेरे तमाम चीज़ों का हिसाब मांगा जाए। उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब हम टेलीविज़न चैनल पे सुनते हैं किसी को ये कहते हुए कि नहीं जी वो कैसे बड़ा वो डरते हैं जी आपका उधर जाके एहतसाब करवाने में, डरते क्यों हैं? आप टेलीविज़न की स्क्रीन पे बैठ के तो पगड़ी उछालते हैं, जो आपका जी चाहता है कहते हैं, तो किसी ने पकड़ा आपको कि सरकारी कवानीन जो है उसके तहत कोई पूछेगा तो उस पर पकड़े जाएंगे या उस पर कोई बात करेगा? ये झूठ बहाने, क्योंकि आपने कोई शवाहिद तो रखे नहीं होते। बदनाम करना आपका एक अपनी जिम्मेदारी है, वो आपने ली हुई। बाज़ ऐसे लोगों ने जो कि दुश्मनाने वतन की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो तो उन्होंने तो ये काम करना है, क्योंकि आर्मी को बेतौकीर करना उनका एक बन गया हुआ है, उनका एक जिम्मेदारी उन्होंने ले ली हुई है। तो इस वजह से वो है। अब बात यह है कि असूली तौर पे मैं ज़ाती तौर पे मैं ये कहता हूँ कि कोई भी हो, आर्मी ऑफिसर हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, या वो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या ताजर हो, या वो पॉलिटिशियन हो, या कोई और किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, करप्शन किसी को भी माफ़ नहीं होनी चाहिए। करप्शन बुराई की जड़ है। करप्शन होती है, हराम का पैसा जेब में आता है तो फिर बाकी खिराफात होती हैं। हराम का पैसा जब आपकी जेब में होगा तो आप हलाल के कामों पे खर्च नहीं करेंगे। हलाल की आमदन जो है वो बड़ी मेहनत की होती है, उसका एक एक पैसा खर्च करते हुए आदमी सोचता है, क्योंकि वो आपको पता है कि आपने अपने खून पसीने से एक जायज़ आमदन रखी, जिसपे आपके बाल बच्चे का, आपके माँ बाप का, ख़ानदान का उस पर हक है, और आप चाहते हैं कि जो मैंने मेहनत करके कमाया, हलाल जिस पे टैक्स दिया, वो उनके लिए एक फ़ायदा लेके आए, उनके लिए उनकी ज़िंदगी में सहूलत लेके आए। लेकिन हराम का पैसा हो तो उसको बेदरे खर्च कर जाते हैं। वो ख़वातीन पे भी खर्च हो जाता है, वो और याशियों पे भी, और लाजिम बात है हराम माल है, वो हराम कामों पे ज़्यादा जाएगा। तो इस वजह से ये एक बुराई की जड़ है। इसकी वजह से हमारे अदारे तबाह हो गए, इसकी वजह से हमारे तमाम इन्वेस्टिगेशन करने वाले तमाम अदारे आज नाकारा हैं, क्योंकि उनमें करप्शन है। जब करप्शन आपकी पुलिस में, आपके और अदारों में, जहाँ भी कहीं आप जाएं, तो वो है तो आपका माशरा ख़राब होता है। लिहाजा करप्शन को ख़त्म करने के लिए तो जितना भी सख्त कोई काम करे उसको करना चाहिए। वो मुल्क के फ़ायदे में होगा, मुल्क के भले के लिए होगा। जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, फ़ौज में हर ऑफिसर को, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के रैंक से ऊपर जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबको हर साल अपने एसेट डिक्लेयर करने पड़ते हैं, जो कि रिटर्न फॉर्म है, वो भर के एसेट्स के बारे में दिया जाता है। एक कमेटी बैठती है और एसेट के जो डिक्लेरेशन है उसको पिछले साल की डिक्लेरेशन से कंपेयर किया जाता है। जहाँ कहीं आपको कुछ ऐसा नज़र आता है कि इसमें इजाफा हुआ है और वो भी निस्बतन ज़्यादा लगता है, जो कि उसकी तनख्वाह या उसके रिसोर्सेज से ज़्यादा है, तो फिर उससे लाजमन इस बात पे तफ्तीश होती है। और अगर कोई सेटिस्फाई ना कर सके तो उनके लिए सजाएं भी होती हैं, उनके ट्रायल होते हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी हमें साथ साथ मिलती हैं। लिहाजा ये कोई छुपाना भी चाहे तो छुपाने का बड़ा मसला हो जाता है, छुपा नहीं सकता, इस वजह से कि इंटेलिजेंस जो है वो मॉनिटर करती है इन सब चीज़ों को। तो आर्मी में तो ये सिस्टम मौजूद है, और उसके साथ साथ हर ऑफिसर अपनी रिटर्न एफबीआर को जमा कराता है। सो आर्मी का अपना सिस्टम चेक रखता है, और दूसरी तरफ एफबीआर के पास भी सारी तफसील होती है। लेकिन जब एक आदमी रिटायर हो जाता है, 2 साल तक तो ठीक है कि वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, कुछ और आर्मी की अपनी उसके साथ वास्ता रहता है, लेकिन उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है।
बेशुमार आर्मी ऑफिसर जो यंग एज में रिटायर हो जाते हैं, जिनके अभी 60 साल होने में किसी के 5 साल पड़े हैं, किसी के 10 साल पड़े हैं, और उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको ज़रूरत है जॉब की, वो बाहर जाके जॉब करते हैं, वो कमाई करते हैं, और अपने बेशक उसके बाद वो उनको अच्छा जॉब मिल जाए तो बेशक अपने एसेट्स बनाएं, लेकिन उस पर आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अब ना तो वो आर्मी के कवानीन के तहत उसको पूछा जा सकता है, और ना ही आर्मी ने उसको कोई मॉनिटर किया है कि भाई अब कहाँ काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, नहीं कर रहा। वो कोई भी उसके ऊपर ऐसा चेक सिस्टम नहीं है। लिहाजा सिविल सिस्टम जो भी है बाकी शहरियों के लिए, वो उसके लिए एप्लीकेबल है, उस पर लागू है। उसमें सिविल गवर्नमेंट को या किसी को कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। वो उसको उसके उससे बिल्कुल जब भी चाहे कागजात मांगे जा सकते हैं। हम सर्विस में थे, जब सर्विंग थे, तो उस वक्त FBI हमसे चीज़ें मांगता था तो देनी पड़ती थी। आप उससे उससे जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो आप बिल्कुल सिविलियन, आपसे सब कुछ पूछा जा सकता है। लिहाजा इस तरह उसको बदनाम करना दो चार लोगों के नाम लेके, और वो भी बाज़ आदमियों ने बाज़ लोगों ने अपने बताया है कि जनाब हमारे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम है, और उसने बड़े इमोशनल उस मामले में, तो मुझे भी बाज़ का पता है। अब किसी साहब का, इसमें एक ऑफिसर का नाम जो बड़ा अर्सा पहले रिटायर हुए, सितारा जुर्रत भी हैं, भारत के खिलाफ 3 जंगें भी लड़ चुके हैं, उनको भारतीय शहरी दिखा दिया है। फिर उनका दिखा दिया कि जी उनकी ऑफशोर कंपनी, जो को कहते हैं कि जी मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और फिर अगर वो लेना चाहें इंग्लैंड में कोई जायदाद, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि उनके ख़ानदान का, जब वो आर्मी में आए थे एज ए कैडेट, तो मुझे उस वक्त का पता है कि उनके ख़ानदान के सिनेमा हॉल के बिजनेस, और उनका फैमिली में फ़ौज में नहीं थे लोग, वो तो ज़्यादा कारोबारी थे, बहुत बड़े बड़े कारोबार। इसी तरह एक और जनरल साहब का, उनकी हमशीरा का जिक्र है, उनका फैमिली का बेपनाह बड़े कारोबार हैं। जनरल मोटर्स का भी था, जनरल टायर्स का उनका कारोबार है। उनके ख़ानदान में सारे फैमिली जो है, उनके कजन्स, उनके रिश्तेदार और इधर उधर, वो ख़ानदानी अमीर हैं। जब से मैं जानता हूं उनको, उनके पास पैसे की रेल पेल पीछे फैमिली में थी। वो सर्विस जब करते हैं तो पैसे के लिए नहीं करते, वो अपनी पैशन के लिए, कि मुल्क के साथ मोहब्बत है, एक ऐसी सर्विस करनी है। तो लोगों को सिर्फ ये कह देना कि उनकी ऑफशोर कंपनी और उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर देना, वो मुनासिब नहीं है। इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने डिक्लेयर की हुई है, तो लाजमन मेरा अपना ख्याल है कि उनके मनी ट्रेल वगैरह मौजूद होगी। ऑफशोर कंपनी बनाना कोई गैर कानूनी काम नहीं, लेकिन आपको उसके बाद देखना ये होगा कि क्या वाकई इन्होंने डिक्लेयर किए थे अपने एसेट। अगर डिक्लेयर किए थे तो क्या मनी ट्रेल मौजूद थी, और अगर नहीं तो आज भी मनी ट्रेल मांगी जा सकती है। क्या पैसा जायज़ था? फिर पैसा मुल्क से बाहर जब लेके गए तो क्या वो जो रिकग्नाइज चैनल्स हैं, बैंकिंग सोर्सेज हैं, उनके ज़रिए लेके गए, या हुंडी या किसी और से, क्योंकि वो मशकूक रस्ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का उस पर आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि चेक होनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना तजर्बा है कि ये कुछ नहीं होगा इस मुल्क में, ना किसी से पूछा जाएगा। ये कमेटी शमेटी बन जाएगी, इसी में आप देखेंगे कि 2 साल अगले भी निकल जाएंगे इस हुकूमत के। क्या आज आप चेक करना चाहते हैं, पंडोरा पेपर्स निकल आए, तो क्या आपके पास इससे पहले पानामा पेपर्स मौजूद नहीं थे? क्यों नहीं आपने चेक किया? पानामा पेपर्स में सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा और किसी को सजा नहीं हुई। वो पकड़े जाने, उसमें सबसे पूछना चाहिए था। क्या उसकी तहकीकात किसी नतीजे पे पहुंची, जो आज आप कह रहे हैं जी हमने कमेटी बैठा दी? तो पाकिस्तान में आप देखिए, करप्ट माफिया इतनी मजबूत है कि बाकी सिस्टम उनकी उंगलियों पे नाचता है। कोई अदारा आज मुल्क का ऐसा नहीं है जो करप्शन के बगैर काम कर रहा हो। एक रह गई आर्मी, और उसको आप बदनाम करने पे लगे हुए, आप मेहनत कर रहे हैं दिन रात उस अदारे को बदनाम करने के लिए, जबकि सिस्टम उनका मौजूद है। और अगर रिटायर्ड आदमी है तो आर्मी का ताल्लुक नहीं, फिर गवर्नमेंट का सिस्टम मौजूद है। पूछिए उनसे, हर आदमी जवाबदेह है। और मैं ये कहूंगा कि अगर जरूरत है तो सबसे पहले आर्मी ऑफिसर से पूछ लें, ताकि वो अपनी पोजीशन वाजे करे, लेकिन खुदारा बिला वजह बदनाम न करें। और दूसरी तरफ ये है कि इस मुल्क के हालात को देखें, क्योंकि मुझे तवक्को नहीं कि ये 1000 आदमी जिनके नाम मौजूद हैं, इनके बारे में कोई बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मेगा करप्शन के केसेस जितने भी इस मुल्क में अभी तक चले हैं,
वो सब वहीं के वहीं हैं। किसी की साल में एक पेशी हुई अदालत में, किसी का रेफरेंस नहीं जा रहा, किसी का कुछ, वो इसी तरह 5 साल गुजार के इस हुकूमत के, उसके बाद बरी हो जाएंगे। ये लुटा हुआ मुल्क इसी तरह रहेगा। क्यों? कि यहाँ पे आपका सिस्टम कोई नहीं जो कि इन लोगों को सजा दे सके। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।